Hello students, welcome back to my channel Commerce Nexus. Now I have again come with corporate accounting and I will explain you today entries of shares. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेरीज है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट जो है वो शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा पहले प्रोसीजर और उसके बाद मैं बताऊंगी शेयर्स की जर्नल एंट्रीज। तो जैसा कि आप देखते हैं कि इशू करने से पहले हमें क्या प्रोसीजर करना पड़ता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो भी हम शेयर्स का सब्सक्रिप्शन करते हैं वो सिर्फ पब्लिक कंपनीज को ही ऐसा करना अलाउड होता है, यानी कि हर जो प्राइवेट कंपनी है वो कभी भी पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकती है, सिर्फ पब्लिक कंपनी ही ऐसा कर सकती है। पब्लिक कंपनी को ऐसा करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ अलॉटमेंट के बारे में भी बताया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, फिर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव बताया था, वो भी 5% से कम नहीं होना चाहिए नॉमिनल वैल्यू के। उसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई थी कि इतने टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए, उस पर कमीशन भी बनता है, डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो उसी तरह से आज हम देखते हैं प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स। तो आपको पता है कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन करने के लिए कंपनीज के पास प्रोस्पेक्टस होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस को हम कह सकते हैं एक मिनी स्टेटमेंट, एक समरी स्टेटमेंट जिसमें कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया होता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी हमको प्रोस्पेक्टस मिलता है उस कॉलेज के लेआउट के बारे में, कॉलेज की फैकल्टी के बारे में, उसके डिपार्टमेंट्स के बारे में, उसके लोगों के बारे में, वहाँ का क्या क्राइटेरिया है, क्या टाइमिंग्स है, क्या ड्रेस कोड है, सारी चीज़ें दी होती है। वैसे ही कंपनी का भी एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा समरी फॉर्म में दिया होता है। अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इन केस नहीं दे पाती है, इशू कर पाती है, तो उसको प्रोस्पेक्टस इन लीव को भी इशू करना पड़ता है इन केस अगर प्रोस्पेक्टस नहीं है तो प्रोस्पेक्टस का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आप कभी भी पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू रिसीव एप्लीकेशन मनी। अभी मैंने जैसे कहा कि 5% से कम नहीं होना चाहिए और कभी भी वो ज़ीरो पेमेंट पे शेयर्स को अप्लाई नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी यानी कि 5% से अधिक ही होनी चाहिए तो एप्लीकेशन मनी रिसीव की जाती है। लोगों के कह सकते हैं लोगों की कॉल्स को, यानी लोगों के एप्लीकेशंस को रिसीव किया जाता है। उसके बाद अलॉटमेंट्स की जाती है कि जो हमारा जितना हमारी सीटें थी उतने लोग आए। जैसे कि 3 तरह का सब्सक्रिप्शन होता है। एक होता है सेम सब्सक्रिप्शन जिसमें हमने जितना बुलाया उतने ही आए। एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन कि हमने कम बुलाया, ज़्यादा लोग अप्लाइड कर दिए, तो उस केस में हम देखते हैं या तो हम फुली रिजेक्ट कर दें एक्सेस को, या तो हम एक्सेस को एक्सेप्ट कर लें, या तो हम पार्टली कर लें कि पार्टली एक्सेप्ट किया, पार्टली रिजेक्ट किया। तो इस तरह से देख सकते हैं। और एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन कि हमारी जो सीटें हैं वो भरी ही नहीं, हमने इतना एप्लीकेशन भेजा लेकिन लोगों ने अप्लाई ही कम किया, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। तो तीनों तरह का हो सकता है, तो ओवर भी हो सकता है, अंडर भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो अलॉटमेंट किसको किया जाएगा, अलॉटमेंट कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर कॉल्स के रूप में बुलावा दिया जाता है और कंपनी पैसा मांगती है ड्यूज पेमेंट का। तो ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल है जब कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में शेयर को इशू करती है। अगर वो वन टाइम पेमेंट या लमसम में करती है तो फिर वहाँ पे ना एप्लीकेशन की बात आती है, ना अलॉटमेंट की बात आती है, ना कॉल्स की। फिर वो तो सीधे एक डायरेक्ट मनी कैपिटल में आया और वो डायरेक्टली देख लिया गया कि वो पार पे है, प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे है। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो होती है वो डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू करने के लिए कंपनी को ऐसा अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। और सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़ करके कंपनी किसी भी शेयर को कभी भी डिस्काउंट पे नहीं कर सकती है।
तो देखा जाए तो डिस्काउंट का सिर्फ एक तरह से ख़त्म ही हो चुका है। तो हम आज देखेंगे कि हम शेयर्स का अलॉटमेंट यानी कि हम शेयर्स की एंट्रीज कैसे करते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, और मैं आपको सिंपल पार पे बताऊंगी। मैं आपको इंस्टॉलमेंट वाली बताऊंगी, जॉइंट वाले भी बताऊंगी, वन टाइम वाले भी बताऊंगी। तो मैं आपको अलग अलग मेथड्स के रूप में अलग अलग तरह से जर्नल एंट्री को एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो अब देखते हैं जर्नल एंट्रीज। जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर्स के लिए हमें जर्नल एंट्रीज की ज़रूरत पड़ती है, और मेनली देखा जाए तो जर्नल एंट्री ही सब कुछ है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको मेनली सारी ही जर्नल एंट्रीज ही पढ़नी है, और शेयर्स में ही यही जर्नल एंट्रीज आपको बार बार सारे मेथड्स में देखनी है। तो कैसे करते हैं और कैसे जर्नल एंट्रीज क्या होगी, कैसे देखते हैं उसको, और हम अलग अलग स्टेप में कैसे कैसे बनाएंगे, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जैसे कि मैं देखते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स विद वेरियस इंस्टॉलमेंट्स। जब कंपनी कई टुकड़ों में पैसे को मंगाती है, यानी कि कंपनी एक लमसम अमाउंट नहीं ले रही। मैंने आपको बताया अभी कि प्रोसीजर क्या है, या तो प्रॉस्पेक्टस इशू किया, एप्लीकेशन मनी मंगाई, अलॉटमेंट मंगाया, फिर कॉल्स। तो जब वेरियस इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी ने पैसे को बांट दिया तो एंट्रीज भी अलग अलग होगी। और कंपनी ने जब लमसम ले लिया, यानी एक ही रकम ले ली, तब तो उसकी एंट्रीज भी एकदम सिंगल सिंगल एंट्री होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं वेरियस इंस्टॉलमेंट्स में। पहला है ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। मैंने आपको सबसे पहला स्टेप बताया था कि कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, उसके बाद वो फर्दर प्रोसीजर करेगी। तो पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कोई भी शेयर दिया हो, इक्विटी दिया हो या प्रेफरेंस दिया हो, जो दिया रहेगा आप उसी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको टाइप्स ऑफ शेयर्स भी बताया था। शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी होता है, एक प्रेफरेंस होता है। तो जो भी आपके क्वेश्चन में दिया होगा आप उसी का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि पैसा तो आ गया, अब पैसे को हम अल्टीमेटली भेज देंगे कैपिटल में। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन की जुड़वा एंट्री। तो अब ऐसे मान के चलिए हर एंट्री को जुड़वा माना जाता है, यानी कि पहले तो पैसा और दूसरा कैपिटल, या तो ड्यू फिर पैसा रिसीव। तो हर एंट्री के दो दो पार्ट होंगे। अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्री, 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 एंट्री, 5 इंस्टॉलमेंट है तो 10। तो हर एंट्री एक जुड़वा एंट्री होती है, यानी कि 2 एंट्रीज मिला करके एक इंस्टॉलमेंट को पूरा करती है। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अलॉटमेंट का। तो जब हमने यहाँ से अब एंट्रीज पलट जाती है, अब क्योंकि पहले मैंने आपको कहा कि एप्लीकेशन मनी सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, इसलिए सबसे पहली एंट्री होती है बैंक से। अब यहाँ से जो भी इंस्टॉलमेंट से पहले वो ड्यू होगी फिर रिसीव होगी, ड्यू होगी फिर रिसीव होगी। तो तीसरी एंट्री से एंट्रियां पलट जाती हैं, पहले ड्यू वाली आएगी फिर रिसीवल फिर ड्यू फिर रिसीवल। बस पहले की 2 एंट्रीज जो होती है वो अलग होती है, क्योंकि पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो अलॉटमेंट से यहाँ पलट जाएगा, पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और जब अलॉटमेंट मनी हम रिसीव करेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अभी मैंने आपको 2 इंस्टॉलमेंट बताया, इसलिए 4 एंट्री। तो हर एंट्री एक जुड़वा एंट्री होती है। मैंने आपको बताया हर एक इंस्टॉलमेंट जुड़वा रूप में देखा जाएगा, 2 एंट्री के रूप में देखा जाए। नाउ द 5th एंट्री इज फर्स्ट कॉल। अगर अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जितनी भी कॉल हो, कई बार एक ही कॉल होती है तो उसको फर्स्ट एंड फाइनल मान लेते हैं, कई बार 3 कॉल्स होती है, कई बार 2 कॉल्स होती है। तो जितनी भी कॉल्स आएंगी उनकी एंट्रीज होगी वही रेपिटेटिव होती जाएगी, वैसे ही उनको सेम टू सेम लेकर के चलना, उनका ट्रीटमेंट सेम ही होगा। तो मैं आपको यहाँ पे 2 कॉल्स के बारे में बता रही हूँ। अगर फर्स्ट कॉल दिया हो
तो सबसे पहले लेंगे फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद इसकी जो मनी रिसीव करेंगे तो वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी तरह से फाइनल भी ले लेंगे, जब फाइनल कॉल मनी ड्यू होती है तो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन में अगर इक्विटी दिया हो तो इक्विटी लिखेंगे, प्रेफरेंस दिया हो तो प्रेफरेंस लिखेंगे। और इसी तरह से हम फाइनल कॉल मनी रिसीव की भी एंट्री लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरह से मैंने आपको बताई एक एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। और मैंने आपको बताया कि ये एंट्रीज होती है वो पेयर्स में चलती है, यानी कि जोड़ी में, और इनकी क्या होती है, जुड़वा एंट्रीज होती है। तो अगर मान लीजिए 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्रीज, 5 इंस्टॉलमेंट है तो 10 एंट्रीज, 3 इंस्टॉलमेंट्स है तो 6 एंट्रीज। इस तरह से आप एंट्रीज को काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक एडिशनल एंट्री भी हो जाती है एक्सपेंसेस की, जो मैं आपको अभी नेक्स्ट वाले टॉपिक में बताऊंगी। तो इस तरह से हमारी एंट्रीज हो गई जो मैंने की आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की बताई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जो होती है वो एक साथ ही आ जाती है, यानी कि जब वो ज्वाइंट होते हैं, तो जब दोनों ज्वाइंट होते हैं तो उस कंडीशन में हम फिर अलॉटमेंट को अलग से ट्रीट नहीं करते हैं, हम उसको एप्लीकेशन के साथ ही मान लेते हैं और फिर हम कॉल्स को लेके चलते हैं। तो जब ये दोनों ज्वाइंट होंगे तो उस कंडीशन में हम जो पैसा आएगा वो दोनों का माना जाएगा कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा इकट्ठा आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर इसको ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में। तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हम जॉइंट एंट्री कर देते हैं और उसके बाद फिर हम सीधे कॉल्स पे आ जाते हैं, और कॉल्स की एंट्री जैसे मैंने आपको पीछे बताई थी उसको हम वैसे ही ट्रीट करेंगे, वैसे ही लेंगे जैसे कि मैंने आपको पीछे बताई है। तो इस तरह से मैं आपको आज जॉइंट की एंट्रीज बताऊँ। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि कभी कभी हम शेयर्स को 1 इंस्टॉलमेंट में यानी कि लमसम में या एक ही बार में पूरा पैसा लेकर के निपटा देते हैं। तो जब हमारे शेयर्स में बहुत सारे इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो पार पे फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट पार, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और वही जब प्रीमियम पे होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, या इसको प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम वन टाइम की एंट्री करेंगे, जब हम एक बार में ही सारा पैसा अपने होल्डर से ले रहे हैं। कभी कभी हम जो शेयर्स है कंपनी वो प्रमोटर्स को भी इशू करते हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं, प्रमोटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनका कह सकते हैं जिनके एफर्ट से कंपनी जो होती है वो बनी होती है, तो वो उनके एफर्ट की वजह से उनको भी कभी कभी शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो उनके लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या गुडविल, इन 3 वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब प्रीमियम पे करेंगे तो वही सेम एंट्री रहेगा, बस हम प्रीमियम को क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि प्रीमियम एक इनकम मानी जाती है, इसीलिए वो क्रेडिटेड रहती है हर जगह। तो आपको पता होना चाहिए प्रीमियम इज एन इनकम, तो इसीलिए इनकम को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, चाहे हम कहीं पे भी प्रीमियम की एंट्री करेंगे तो वो क्रेडिटेड होगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि 1 इंस्टॉलमेंट में कैसे एंट्री करते हैं, और जब प्रमोटर्स को हम इशू करते हैं वो भी फुली पेड, वो भी एक ही बार में पूरी रकम, तो उसमें कैसे ट्रीट करते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है हमारी जर्नल एंट्रीज का लास्ट पॉइंट, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी एक्सपेंसेस भी पे करती है। तो जब एक्सपेंसेस पे करती है तो उसकी भी एंट्री हमें पास करनी पड़ती है,
और ये एंट्रीज जो हमने आपको शुरुआत में इंस्टॉलमेंट वाली एंट्रीज बताई थी उसके साथ ये एडिशनल एंट्रीज भी बढ़ सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्री, 3 है तो 6, 4 है तो 8, 2 है तो 4, जैसा भी जितना दिया हो उसके साथ एक एडिशनल एंट्री ये भी जुड़ जाती है अगर ये क्वेश्चन में दी हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इशू करते वक्त कई सारे एक्सपेंसेस भी करते हैं। जैसे आपको पता होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक व्यय मानते हैं इनकॉर्पोरेशन के टाइम, उससे पहले जो भी हम खर्चे करते हैं उसको प्रिलिमिनरी मानते हैं। तो इसको भी मीट आउट किया जाता है। तो कंपनी जब उसको मीट आउट करती है तो उसको पे करती है तो उसकी एंट्री बनती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसी तरह से और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो इशू के समय यूज किए जाते हैं, करे जाते हैं, पे किए जाते हैं। तो जो भी स्पेंड किया जाता है उसकी भी एंट्री बन जाएगी एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इस तरह से मैंने आपको केस ए, केस बी, केस सी और केस डी में अलग अलग एंट्रीज बताई है। मेनली हमारा केस ए इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वही सबसे ज़्यादा यूज होने वाला होता है। और वन टाइम वाला देखा जाए तो वन टाइम वाला आगे जाके कहीं ना कहीं यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर हम इंस्टॉलमेंट्स वाली एंट्री को देखते हैं। हाँ, एक्सपेंसेस वाली एंट्रीज भी ज़्यादातर यूज हो जाती है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आती है। थोड़ा सा प्रमोटर्स वाली एंट्री हम कह सकते हैं कि हम न्यूमेरिकली यूज नहीं करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको अलग अलग जर्नल एंट्रीज के बारे में बताया। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट शेयर कर सकते हैं। इफ यू लाइक माय चैनल देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।